नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए और जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो भाई गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर होगी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अचानक सत्र के बीच उनके इस्तीफे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर उन्होंने अचानक इस्तीफा का निर्णय क्यों लिया है, और विपक्ष कई तरह के सवाल कर रहा है। तो वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई प्रभावित रही है। सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, लेकिन आज भी संसद में हंगामे होने के पूरे आसार हैं। तो देखिए, तीसरी खबर में बात करेंगे शहर शहर जारी जल कहर की। आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत जारी है। बारिश के प्रहार से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं, तो लोगों के घरों में पानी घुस गया है। चौथी खबर मुंबई ट्रेन बम धमाके से जुड़ी हुई है। मुंबई ट्रेन धमाके के सभी 12 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, जिसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। महाराष्ट्र की सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। लोकल ट्रेन में हुए धमाके में 189 लोगों की जान चली गई थी। तो चलिए अब अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के मूड की। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे से आज मूड सियासी है। सवाल यह है कि आखिर अचानक धनखड़ ने इस्तीफे का फैसला क्यों लिया है, और अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों लिया गया है। कल सत्र में हमने उनको देखा था, कई अहम मुद्दों पर फेलिसिटेट करते हुए वो नजर आ रहे थे। इन सब के बीच में देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताया है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। धनखड़ ने अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंपा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। उन्होंने पत्र में राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद भी दिया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया है। हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी उनका इस्तीफा प्रभावी होगा। तो देखिए, 11 अगस्त 2022 को धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले थे। और इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ऐसे में सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं। साथ ही कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आई। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर उन्होंने कुर्सी क्यों छोड़ी है, और पहले ऐसी कोई भी जानकारी सामने क्यों नहीं आई। लेकिन इन सब के बीच में उनकी चिट्ठी ने सबका ध्यान खींचा है। धनखड़ ने यह लिखा है, राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करते हुए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और प्रतिष्ठित मंत्री परिषद का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का सहयोग और समर्थन अत्यंत मूल्यवान रहा है। मैंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ सीखा है। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मुझे प्राप्त हुआ है, वो हमेशा मेरी स्मृति में अंकित रहेगा। ये मेरे लिए गर्व और संतोष की बात रही है कि मैं भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति, अभूतपूर्व विकास का साक्षी और सहभागी बना हूँ। जब मैं इस गर्मागर्मी पद को छोड़ रहा हूं, तब मैं भारत की वैश्विक उन्नति और अद्भुत उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा हूं। उससे उज्जवल भविष्य से मेरी पूर्ण आस्था है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने पर विपक्ष सवाल कर रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा,
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ये अकल्पनीय भी है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर चिंताजनक है और हम उनकी कुशलता की कामना करते हैं। वहीं आपको ये बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दिया है और क्या लिखा है अपने उस इस्तीफे में, ये भी आपने सुना। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टर्स की सलाह का पालन करते हुए उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। ये इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार है। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुझे लगातार सहयोग, एक शांतिपूर्ण कार्य संबंध प्रदान किया है। ये मेरे लिए बेहद सुखद अनुभव रहा है। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अत्यंत मूल्यवान रहा है। मैंने इस पद पर रहते बहुत कुछ सीखा है। तो देखिए, ये जो इस्तीफा था उसमें ये सब बातें लिखी गई हैं और एक तरह से चिट्ठी है ये, और सभी का धन्यवाद किया, जो काम किया है उसके लिए आभार भी व्यक्त किया है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सोच की बात की। सोच की बात में आज बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है और करीब 1 महीने चलने वाले सत्र में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। संसद के इस मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ, जो आप लोगों ने भी देखा होगा। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की है, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानी कि कुल 32 दिन चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। इंडिपेंडेंस डे समारोह के कारण 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। पहले दिन हंगामे के बीच सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हो गई। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी जवाब दें। तो देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय तय भी हो गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए लोकसभा में 16 घंटे का समय तय किया गया है, जबकि राज्यसभा में ये 9 घंटे का समय है। तो संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर कुल मिलाकर 25 घंटे चर्चा होगी। और इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्र के पहले दिन कहा, पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए हैं, मारे भी नहीं गए हैं। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। तो ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया है, सरकार को इन सभी का जवाब देना चाहिए। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती। हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सभी पॉइंट्स को देश के सामने रखा जाएगा। संसद के दोनों सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे चर्चा होगी। वहीं संसद में राष्ट्रीय खेल विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। इसके अलावा मणिपुर बजट पर 2 घंटे की चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। वहीं अगर आयकर बिल की बात की जाए तो इस पर चर्चा के लिए लोकसभा में 12 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह भी तय हुआ कि संसद में शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन सफल वापसी पर भी चर्चा की जाए। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर संसद में चर्चा करने की बात कही गई है। अब बात करते हैं आम आदमी के सवाल की। सवाल आम आदमी का बात में आज करेंगे उस मामले के फैसले की जिसने न्याय पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। हालांकि इनमें से एक आरोपी की 2021 में कोविड के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अब ऐसे में एक बार फिर से सीरियल बम ब्लास्ट का मामला सुर्खियों में है। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर हैरानी जताई जिसमें 2006 के मुंबई
लोकल ट्रेन धमाकों के 12 आरोपियों को बरी किया गया। फडणवीस ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। साल 2006 के मुंबई में सिलसिलेवार ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 आरोपियों को बरी किए जाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी और सीएम फडणवीस ने कहा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है ये बहुत ही शॉकिंग है और हम इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कोर्ट के इस फैसले पर सीएम फडणवीस ने हैरानी जताई और जताते हुए कहा, यह फैसला हमारे लिए चौंकाने वाला है। इसका कारण यह है कि निचली अदालत ने एटीएस का गहन जांच और जुटाए गए सबूतों के आधार पर डिसीजन दिया था। मैंने तुरंत हमारे वकीलों से बात की है, उन्हें इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के निर्देश दिए हैं। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में अलग अलग 7 जगह बम धमाके हुए थे। 11 मिनट के अंदर अंदर इन बम धमाकों में, इन 7 धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सिलसिलेवार धमाके के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला 19 साल बाद आया है। इतने बड़े मामले में आरोपियों को बरी हो जाना महाराष्ट्र एटीएस की जांच प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है और ये सिर्फ महाराष्ट्र के साथ ही नहीं, इसके कन्विक्शन रेट यानी कि अपराधियों को सजा दिलाने की दर कम हो अधिकतर राज्यों में और केंद्र में भी जांच एजेंसियों का कन्विक्शन रेट लगातार सवालों के घेरे में आ रहा है। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। जो भी हाईकोर्ट की जो भी ऑर्डर है, ऑफिशियल ऑर्डर इशू होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके ऊपर सरकार की तरफ से जो एक्शन लेनी जरूरी है वो एक्शन बिल्कुल लेंगे और इस मामले में मैंने अभी कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर बोलेंगे। तो चलिए कंचन, आगे बढ़ते हैं और खबरों से भी अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। देश के कई हिस्सों में दरअसल बारिश का दौर जारी है और देश में मानसून लगातार एक्टिव है। पूरे देश में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है। मानसून की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों की अब बात कर लेते हैं गीतू। पहाड़ों पे लैंडस्लाइड की वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात ठप हो गया है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने इलाकों को जलमग्न कर दिया है। लगातार बारिश से गंगा, यमुना, मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर हैं। काशी में 84 घाट डूबने के बाद अब गंगा का पानी 80 घाट की सड़क तक पहुंच गया है। शाहजहांपुर में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। अब तक 250 परिवारों ने बाढ़ के चलते अपने मकान को छोड़ दिया है। शहर के 7 मोहल्ले में पानी घुस चुका है। 100 से अधिक घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। वरुणा घाट भी पूरी तरह से डूब गया है। मौसम विभाग ने आज 67 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश के चलते यहाँ की नदी, पोखर, तालाब, डैम और कई इलाके पानी से सराबोर हो गए हैं। देखिए, इन सब के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और जैसलमेर समेत कई जिलों में चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। भारी बारिश के कारण तालाब और नदी उफान पर है। कई जगह तो बारिश के चलते सड़कों के ऊपर भी पानी बह रहा है। और वहीं बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। बिहार में मानसून एक्टिव है और इस वजह से कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बिहार की लगभग सभी नदियां उफान रही हैं और बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है और राज्य की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वहीं गुजरात के सूरत में भी यही हालात हैं, जहां पर नदी के उफान से चलते बीच कार यहाँ पर फंस जाती है। और वहीं पठानकोट के पास हिमाचल प्रदेश पंजाब सीमा पर इंदौरा कस्बे में चक्की नदी पर बने रेलवे पुल की दीवार गिर जाती है। तो राजौरी में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। वहीं बारिश से मुंबई भी बेहाल है। जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो लगातार आप लोग को तस्वीरें दिखा रहे हैं और गीतू, ये तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही है कि इस साल, और ये हर साल होता है गीतू, ये इस साल की बात नहीं है, हर साल जब बारिश होती है, बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, राज्य प्रशासनों की पोल खुलती हुई नजर आती है। एक तरफ तो हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन उन स्मार्ट सिटीज का भी जब कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कई सड़कें डूबती हुई नजर आ रही है, गाड़ियां डूब रही है, लोग बह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है गीतू और ये चिंता का विषय है।
बिल्कुल कंचन, और जो मेजर इशू यहाँ पर होता है वो होता है ड्रेनेज सिस्टम। वो दुरुस्त नहीं होता तो जाहिर सी बात है ये जो वाटर लॉगिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि कई बार ये देखा जाता है कि पानी इतना ज़्यादा होता है कि उससे भी काम नहीं बन पाता, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि जो प्रशासन है उन्हीं की खामियां रहती है। अगर मानसून आने से पहले थोड़ी तैयारी प्रशासन कर ले तो कहीं ना कहीं इस तरह के कम से कम बुरे हालात तो नहीं होंगे। हालांकि जिस तरह से इस बार हम देख रहे हैं मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें देश भर में दिख रहा है और काफ़ी नुकसान इस मानसून के चलते हुए भारी बारिश है जो कि पहाड़ों पर कहीं ना कहीं कहर बरपा रही है। लैंडस्लाइड्स की घटनाएं सामने आ रही है और हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कई लोग वहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अभी मिल नहीं रहे हैं, वो गुम गए हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप सोचिए जब इस तरह की खबरें आती हैं कि लोग गुम गए हैं तो वो यही माना जाता है कि उनकी बॉडी नहीं मिल पा रही है। उनको ढूंढने तलाशी अभियान तो लगातार जारी रहता है। ये स्थिति बनी हुई है पहाड़ी इलाकों की, लेकिन पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं उनके भी हाल बेहद बेकार है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को भी इस बारे में अच्छे से जानकारी होती है कि जब भी बारिश होती है, बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, लोग अपने दफ्तर नहीं समय पर पहुंच पाते हैं। बीमारियां, कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके घर तक दस्तक दे देती हैं। कुछ तो ऐसी तस्वीरें राजस्थान से आई हैं, मध्य प्रदेश से सामने आई हैं, जहां लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं तो लोग जाएं तो जाएं कहां। वाराणसी में सारे घाट पानी में डूब चुके हैं। बिल्कुल वही जिक्र मैं कंचन अभी करने वाली थी। अगर हम बनारस की बात करते हैं, आज ये जो खबरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं वायरल हो रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बनारस से जब लोग जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उनका मुख्य आकर्षण होता है वो होता है गंगा घाट की आरती। लेकिन अब आरती के लिए जगह नहीं बची है और कहा यह जा रहा है कि अब जो वहाँ सामने छत बनी हुई है उस पर खड़े होकर गंगा आरती की जा रही है। यानी जो 84 घाट है वो सारे पानी से लबालब हो गए हैं और लोगों के लिए इस वक्त ये परेशानी का सबब है। यानी जो लोग इस वक्त बनारस पहुँच रहे होंगे, क्योंकि सावन का महीना भी है और ऐसे में बाबा भोले के दर्शन करने हैं, तो घाटों की स्थिति कम से कम ऐसी है जिनके लिए साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि थोड़ा दूरी बनाकर रखें। स्नान करना है तो किनारे पे ही स्नान कर ले और बीच में जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए कई ऐसे मंदिर हैं जो कि जलमग्न हो गए हैं। और इन्हीं की तस्वीरें अलग अलग जगह से हमने आपको दिखाई हैं कि देश में, प्रदेशों में इस वक्त बाढ़ बारिश से क्या हालात बने हुए हैं। और चलिए अब बात करते हैं आज के योगा टिप्स की। नमस्कार, मैं हूँ पिंकी पायल, आपकी हेल्थ कोच। आज के योग टिप के खास सेक्शन में आज हम बात करेंगे ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन के बहुत सारे फायदे हैं, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को दूर करता है, नी स्ट्रेंथनिंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वेट मैनेजमेंट में काम करता है, कोर की मसल, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत सहायक है। तो आइए करते हैं हम ताड़ासन। चारों उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पैरों की उंगलियों के ऊपर खड़े होएंगे, पूरी मांसपेशियां ऊपर की तरफ खींची हुई, घुटने टाइट, हिप्स टाइट, कोर टाइट, और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। श्वास की गति को सामान्य रखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, एक बार हाथों को रिलैक्स करेंगे, फिर से सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। इसको कहते हैं त्रियक ताड़ासन। आप देख रहे होंगे कि कमर पे कितना खिंचाव आ रहा है, हाथों पे कितना खिंचाव आ रहा है, और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेंगे, एक बार हाथों को फिर से रिलैक्स करेंगे, फिर से सांस भरेंगे और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आपकी बॉडी ऐसे नहीं झुकनी चाहिए, आपकी बॉडी साइडवेज ही होनी चाहिए, जिससे आपकी साइड की मांसपेशियों पे खिंचाव आए, हाथों पे खिंचाव आए। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे। ये था हमारा आज का आसन, ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन। इस क्रिया को हर दिन आप कम से कम 3 बार खुद भी करें, अपने बच्चों को भी कराएं और देखें कि उनको कितना लाभ मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए योग टिप और आसन के साथ। आज के लिए धन्यवाद। वहीं आगे बढ़ते हैं, खबर दुर्ग से आ रही है जहां पर मां बेटी ने आत्महत्या कर ली है। दुर्ग से खबर है, मां ने 7 साल की मासूम के साथ
आग लगाई है। खुदकुशी के कारण का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मां ने अपनी 7 साल की छोटी बेटी के साथ आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। बिल्कुल, और दुखद घटना है ये कंचन, क्योंकि अभी फिलहाल ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर कारण क्या है इस आत्महत्या के, और पुलिस मामले की जांच अभी कर रही है। लेकिन दुर्ग की एक खबर है जहां पर मां बेटी ने आत्महत्या की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से ये दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। एक मां ने अपनी 7 साल की बच्ची के साथ आग लगाकर आत्महत्या की, और घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। सुसाइड नोट भी कोई मौके से नहीं मिला है। हालांकि पुलिस अभी मामले की पड़ताल कर रही है और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पड़ोसी से, घर वालों से पूछताछ की जा रही है। आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या महिला परेशान चल रही थी, मानसिक तौर पर परेशान थी? लेकिन बच्ची की भी कंचन देखिए, यहाँ पर बच्ची को भी जला दिया जाता है, या उसके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से बच्चे क्योंकि मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या है। लेकिन इस तरह से जो दुखद खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं चिंताजनक ये खबर है कि माँ ने खुद तो ये फैसला लिया ही, लेकिन बच्ची को भी इस फैसले में शामिल कर लिया।